जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। मानव नेत्र का अगला टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो हेडिंग डाल दो बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, अंग्रेजी में इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अंग्रेजी में एकरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो लिखो। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आओ देखो, अब होता है क्या, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा जो है ठंडा होता जाता है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर गर्म होता जाता है, ज़्यादा होते जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आने लगती है। तो ऊपर जाने के कारण टेम्परेचर में अधिक गिरावट हो जाती है, तो यहाँ का हवा हो जाता है सघन, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है हवा वहाँ का गर्म हो जाता है। इसके लिए इसको विरल बोलते हैं। ये गर्म हवा के तुलना में ये हवा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और सूरज देवता से, सन से, या किसी भी ग्रह से, किसी भी तारा से लाइट आता है तो वायुमंडल में आने के बाद वो झुकने लगता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में आने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है, जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, ये जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है इसमें ये अभिलंब से दूर भागेगा। लाइट जो है अभिलंब से दूर भागेगा। लाइट अभिलंब से दूर क्यों भागेगा? लाइट अभिलंब से दूर इसलिए भागेगा क्योंकि लाइट सघन से किसमें आ रही है? विरल में आ रही है। आप समझ जाओ कि तुम पानी से हवा में आओ तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? जी बढ़ेगा। तुम पानी से अगर जो हवा में निकल रहा है तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। तो अगर जो पानी से हवा में निकल रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ प्रकाश सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। और इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कारण लिखो इसका, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण लिखो। लिखाओ, ऊपर जाने के साथ तापमान में गिरावट आने लगती है। ऊपर जाने के साथ साथ तापमान में गिरावट आने लगती है, जिससे ऊपर की हवा ठंडी होकर सघन तथा नीचे की हवा गर्म ही रहती है, जिससे नीचे की हवा विरल तथा ऊपर की हवा सघन हो जाती है। जिससे नीचे की हवा विरल तथा ऊपर की हवा सघन हो जाती है। और जब प्रकाश सघन से विरल में आती है, जब प्रकाश सघन से विरल में आती है
तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन का हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है कि तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाने का मतलब बुझता है जी? टिमटिमाने का मतलब होता है, कभी तारा को देखता होगा, कम रोशनी है, अचानक थोड़ा ज्यादा रोशनी हो गया, फिर वो कम हो गया, फिर रोशनी ज्यादा हो गया, इसको क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। चुक भुक, उसको चुक भुक बोलते हैं, टिमटिमाना। तारा कभी पास में लगता है, कभी कम रोशनी है और कभी ज्यादा रोशनी हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? टिमटिमाना बोलेंगे। आप बताओ, क्वेश्चन दे के लिखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब इसका पहले इसको समझ लो कि तारा टिमटिमाता है काहे। आप जैसे यहाँ पे ऊपर का हवा जो है सघन है और नीचे का हवा विरल है। यदि कोई वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद ये इमेज छाप लेना, ये वाला। यदि कोई लाइट सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा या उसका अपवर्तन होगा। इस अपवर्तन के कारण हमारे आंख तक कभी लाइट कम आती है तो कभी लाइट ज्यादा आती है। लाइट जब कम आती है तो तारा में ऐसा लगता है कि कम लाइट है, लाइट जब ज्यादा आता है तो वही तारा में लगता है कि ज्यादा लाइट है, इसीलिए एक बार कम लगा और एक बार ज्यादा लगा, इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। इसी कारण से तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाना का मतलब चुक-भुक, कभी लाइट कम और कभी लाइट ज्यादा। तो लिखो तारा क्यों टिमटिमाते हैं। लिखो तारे से चलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन होता है, जिससे कभी कम तथा कभी अधिक रोशनी हमारे आंख तक पहुंचती है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। रियल में टिमटिमाता नहीं है, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, अब तारा टिमटिमाता है, साथ में आजकल का तो लड़का भी टिमटिमाता है। अब मान लो कोई लड़का अपने मुंह पे कालिख लगा लिया और कालिख लगाने के बाद वो पहला बार में कालिख थोड़ा पानी से धोया तनी वो कम टिमटिमाएगा। अब की बार लबुआ साबुन से धोया थोड़ा ज्यादा टिमटिमाएगा। अब की बार डब लगाया, डब साबुन से पूरा साफ किया, थोड़ा ज्यादा टिमटिमाएगा। आपकी बार पूरा फेरन लवली उबली पोत लिया, परी बनने वाला पूरा फेरन लवली उबली पोत लिया तो खूब ज्यादा टिमटिमाएगा, हाय आदमी बन जाएगा। उसी को बोलते हैं टिमटिमाना। कभी कम रोशनी कभी ज्यादा रोशनी हो, इसको क्या बोलते हैं? टिमटिमाना बोलते हैं। अब देखो अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य आभासी स्थान पर दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य आभासी स्थान पर दिखाई पड़ता है। आंसर लिखो, इसका पहले आंसर लिखो। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरणें का अपवर्तन होता है जिससे सूर्य हमें सूर्योदय के समय अपने वास्तविक स्थान से 2 मिनट बाद वाले स्थान पर दिखाई देती है तथा सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य हमें आभासी स्थान पर दिखाई देता है। इसी कारण से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। चलो अब इसको पहले समझते हैं एक्चुअली होता क्या है, कहानी एक्चुअली फंडा है क्या। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारा धरती है और हम यहाँ पे खड़े हैं। आप इधर से सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य का किरण जो एक्चुअली अर्थ के तुलना में सन बहुत बड़ा देते हैं। सन का किरण पहले ही वायुमंडल में आ जाता है और वायुमंडल में आने के बाद इस किरण का अपवर्तन होने लगता है। जिसके कारण से हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है इस जगह पे है। जिसके कारण से हम लोग अगर जो यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य हमको इस जगह पे है, लेकिन सूर्य है कहाँ? ये है रियल पोजीशन, सन का है रियल पोजीशन। और 2 मिनट बाद सन यहाँ पे आएगा तो ये बोलते हैं इसको वर्चुअल सूर्य का वर्चुअल पोजीशन। तो सबसे पहले ये काल्पनिक जगह है, सूर्य है यहाँ पे, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमको 2 मिनट बाद सूर्य जहाँ जाएगा वहां दिखाई देता है। 2 मिनट बाद सूर्य जहाँ जाएगा वहां दिखाई देता है। और सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो भी जाता है, फिर भी इसका किरण वायुमंडल में जाके वायुमंडलीय अपवर्तन होते रहता है। इसके कारण से सूर्य डूब गया तो 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमको लगता है कि यहीं पे है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच में कितना मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर है। किसके कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। अब देखो, सबसे पहले सूर्य का रियल पोजीशन अभी यहाँ पे है, लेकिन इसका किरण इधर जा रहा है और किरण वायुमंडल में जाने के बाद ये किरण का अपवर्तन होता है, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ पे है। लेकिन सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अस्त होने के बावजूद इसका किरण जो है
वायुमंडल में जाके वायुमंडलीय अपवर्तन इसके किरण से होते रहता है, जिसके कारण से सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यहाँ जो है 2 मिनट पहले दिखाई दिया और यहाँ 2 मिनट बाद तक दिखाई दिया, तो 2 कितना 4 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर, तो 4 मिनट का अंतर। तो ये था एग्जाम्पल सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें वास्तविक पोजीशन पे नहीं दिखता है। सूर्यास्त हो रहा है यहाँ, लेकिन सूर्य दिखेगा 2 मिनट पहले वाला स्थान पे। सूर्यास्त यहाँ हो गया है, लेकिन सूर्य दिखेगा 2 मिनट पहले वाला स्थान पे। सूर्य अभी उगिए रहा है, 2 मिनट बाद जहाँ जाएगा वहां 2 मिनट पहले ही हमको दिख लेगा, हे में सूरज देवता है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला लिखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। नीचे पॉइंट देके लिखो, पॉइंट देके लिखो। जब प्रकाश किसी कण से टकराकर, जब प्रकाश किसी कण से टकराकर चारों दिशा में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लो इधर से एक लाइट आ रहा है और यहाँ बीच में इसका एक अवरोध है, तो इससे टकरा के लाइट, कुछ लाइट इधर, यहाँ एक अवरोध है तो लाइट इससे टकरा के कुछ लाइट इधर चला जाएगा, कुछ लाइट इधर, 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 कुछ लाइट इधर। इससे टकरा के लाइट विभिन्न दिशा में फैल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के चारों दिशा में विभाजित हो जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला लिखो, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट लिखो, टिंडल इफेक्ट लिखो। किसी क्लोराइड विलयन में, किसी क्लोराइड विलयन में, किसी क्लोराइड विलयन में किसी कण से प्रकाश को प्रकीर्णित होने की घटना को, प्रकाश को प्रकीर्णित होने की घटना को, प्रकाश को प्रकीर्णित होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश को प्रकीर्णित होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव होता क्या है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव दूध को देखा है जी? तो हाँ, दूध में मक्खन होता है, तो मक्खन अगर उस पर लाइट डालता होगा तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक जगह बूंद है जो चमक रहा है, जो फैल रहा है, जो प्रकाश को इधर उधर छितरा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या बोलते हैं? क्लोराइड। उसी क्लोराइड ने प्रकाश को इधर उधर फैलाया जी। उसी क्लोराइड, दूध वाला वो छोटका छोटका कण, वही क्लोराइड ने प्रकाश को इधर उधर फैलाया। तो वो क्लोराइड से प्रकाश इधर उधर फैलने की घटना को कौन सी बोलते हैं?
टिंडल इफेक्ट, दूध वाला जो छोटका छोटका कण होता है जी, प्रकाश उससे टकराएगा तो प्रकाश इधर उधर फैल जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। वो छोटका कण को किसी छोटका कण से प्रकाश इधर उधर फैल रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव, जिसको बोलेंगे टिंडल प्रभाव। प्रकाश किसी छोटका कण से टकराकर किसी क्लोराइड विलयन के छोटा छोटा कण से टकराकर इधर उधर विभक्त हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोले छिए। चल अगला लिखो, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला लिखो। अब देखो स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? अब देखो, आसमान का रंग नीला इसलिए होता है कि अगर जो प्रकाश वायुमंडल में धूल कण से टकराता है, अगर जो प्रकाश वायुमंडल में धूल कण से टकराता है तो उसमें नीला रंग सबसे ज्यादा छितरता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। यह कारण से आसमान का रंग कैसा लगता है? नीला लगता है। चलो पहले इसको लिखो, उसके बाद एक बार और समझाते हैं। लिखो, जब प्रकाश वायुमंडल के में पहले एक क्वेश्चन लिखो। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? लिखो, जब प्रकाश वायुमंडल के धूल कण या गैस के अणु इत्यादि से टकराती है तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, जिससे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब आसमान नीला काहे दिखता है? आसमान नीला इसलिए दिखता है कि सूरज से जब लाइट आता है और धूल कण से जब टकराता है तो उसमें कौन रंग ज्यादा फैलता है? तो ब्लू मतलब नीला, उसमें नीला रंग ज्यादा फैलता है। यह कारण से आसमान का रंग कैसा लगता है? नीला लगता है। आसमान का रंग नीला क्यों लगता है? आसमान का रंग नीला इसलिए लगता है कि जब प्रकाश सन से आती है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके धूल कण से टकराती है, गैस के अणु से टकराती है, तो उसमें नीला रंग का स्कैटरिंग अधिक होता है, जिसके लिए आसमान का रंग हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। अगला एगो और एग्जांपल इसका है, लिखो, सूर्योदय तथा, अगला एग्जांपल लिखो, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है? पहले इसका इंग्लिश लिखो, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर रहता है। सूर्य हमसे अधिक दूरी पर रहता है, जिसका प्रकाश
वायुमंडल के धूल कण से टकराती है, जिसका प्रकाश वायुमंडल के धूल कण से टकराती है तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। शेष रंग जो हमारे आंख तक आती है, शेष रंग जो हमारे आंख तक आती है, उसमें लाल की मात्रा अधिक होती है। उसमें लाल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नोट करके एगो बात लिखो बाबू, नोट देखो, दोपहर में सूर्य हमसे नजदीक होता है। दोपहर में सूर्य हमसे नजदीक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसीलिए दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक कलर सफेद दिखता है। सूर्य का वास्तविक कलर कैसा है? रियल में सूर्य का कलर कैसा है? वाइट। सूर्य का कलर कैसा है? वाइट। रेड येलो मत मारना। सूर्य का कलर कैसा है? वाइट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो पीला वाला लगता है देखने में, लाल लगता है देखने में, लेकिन रियल में सूर्य का कलर कैसा है? वाइट है। दोपहर के समय सूर्य वाइट दिखता भी है बाबू। अब सबसे पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, ये है हमारा अर्थ, और इधर से सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य जो है हमसे ज्यादा दूरी पर रहता है, तो इससे जो लाइट निकलता है हमारे पृथ्वी की ओर आने के लिए, सन बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये है सन। अब इससे जो लाइट निकलता है हमारे पृथ्वी तक आने के लिए, तो यहाँ पे धूलकण की मात्रा अधिक है। यहाँ पे धूलकण की मात्रा अधिक होने के कारण इसका लाइट इधर उधर फैल जाती है, और इधर उधर जब फैलती है तो इसमें कौन रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है? तो इसमें नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। यह कारण से आसमान का रंग नीला होता है। लेकिन नीला के बाद जो हमारे आंख तक पहुंचता है, हमारे आंख तक सबसे ज्यादा रंग पहुंचता है, उसका नाम है लाल। नीला के बाद हमारे आंख तक कौन रंग पहुंचता है? लाल रंग सबसे पहले पहुंच पाता है। इसी के कारण से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सन लाल दिखाई देता है। सन कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। जबकि दोपहर में लाल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर में सन जो रहता है हमसे कम दूरी पर रहता है। दोपहर में सन हमसे कम दूरी पर रहता है, जिससे इसका प्रकाश उतना ज्यादा प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से सन हमको लाल दिखाई नहीं देता है दोपहर में। लेकिन शाम में देखता है सन, सूरज कैसा लगता है? एकदम लाल लगता है, एकदम लाल लगता है। चलो इमेज छापो, सब छाप लिया? पहले छापो इमेज बढ़िया से, छापो इसको। चलो अगला लिखते हैं। अगला लिखो सब।
लिखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो गुजरने के पश्चात यह 7 रंग में विभक्त हो जाती है। गुजरने के प्रकाश यह 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नोट देके लिखो, नोट देके लिखो, लिखो इसमें श्वेत प्रकाश को, इसमें श्वेत प्रकाश को पतला रास्ता से गुजारा जाता है। इसमें श्वेत प्रकाश को पतला रास्ता से गुजारा जाता है। इसमें श्वेत प्रकाश को पतला रास्ता से गुजारा जाता है। इसमें श्वेत प्रकाश को पतला रास्ता से गुजारा जाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड या कुछ ले लिए और इसके बीच में एक हॉल कर दिए, हॉल मतलब छेद कर दिए, और इधर लगा दिए हम एगो प्रिज्म, और ये रूम को पूरा कर दिए अंधेरा, ये रूम को पूरा कर दिए अंधेरा, और इधर लगा दिए एगो प्रिज्म और ये कार्डबोर्ड के इसमें थोड़ा सा छेद किए। अब जब श्वेत प्रकाश यहाँ से जाएगा, जब श्वेत प्रकाश इस छेद से दूसरा बगल निकलेगा और इस प्रिज्म से टकराएगा तो ये क्या रंग में विभाजित हो जाएगा? तो इस 7 रंग में विभाजित हो जाएगा, इस 7 रंग में विभाजित हो जाएगा। इस 7 रंग, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण मतलब रंग होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन VIVGYOR, विवजियोर, इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या रंग में विभक्त हो जाती है? 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। लिखो ये 7 रंग, ये 7 रंग इसको विवजियोर बोलते हैं। ये 7 रंग VIVGYOR, विवजियोर। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है वायलोट। वायलोट, वायलोट का हिंदी बताओ तो कोई, वायलोट का हिंदी बताओ। बैगनी, इसको बोलते हैं बैगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, जामुन कलर का। इंडिगो मतलब जामुनी, इंडिगो मतलब जामुनी। बी मतलब ब्लू, बी मतलब क्या होता है? ब्लू। ब्लू मतलब क्या? ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब हाँ पीला, येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर का, संतरा कलर का रहता है। आर मतलब रेड,
रेड मतलब लाल, रेड मतलब लाल। इसको शॉर्टकट में ई रंग को विवगियोर बोलते हैं। पहले ही छापो, ये सातों रंग VIVGYOR विवगियोर। इसको छापने के बाद, पहले इसको छाप लो, उसको इसको छापने के बाद लिखना ये सातों रंग विवगियोर या बेजानिहापीनाला। ये सातों रंग विवगियोर या बेजानिहापीनाला होता है। बेजानिहापीनाला होता है। छापो जल्दी से इसको, छापो बाबू, छापो पहले इसको। छापो, छाप लिया। अगला पॉइंट देके लिखो, अगला पॉइंट देके लिखो। रंगों की इस रंगीन पट्टी को, रंगों की इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपाट, स्पेक्ट्रम या वर्णपाट कहते हैं। 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 अब देख, रंग वाला जो ये सब पट्टी है, ये सब जते लिख रहा है VIVGYOR विवगियोर, इस सब वाला पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपाट कहे छिए। इस सब को स्पेक्ट्रम या वर्णपाट कहते हैं। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा स्पीड में कौन रंग चलता है? सबसे ज्यादा स्पीड में कौन रंग चलता है? बताओ कौन चल रहा है? रेड की वायलेट, रेड की वायलेट। सबसे ज्यादा स्पीड में कौन रंग चल रहा है? तो वायलेट। सबसे ज्यादा स्पीड में कौन रंग चल रहा है? वायलेट। पॉइंट देके लिखो। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा चाल, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा चाल बैगनी तथा सबसे कम चाल लाल यानी रेड का होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा चाल बैगनी और सबसे कम चाल रेड का होता है। सबसे कम चाल रेड का होता है। अब देखो, तो 7 को रंग हमको दिखता है, वैसे प्रकाश में और रंग है। और रंग कौन है? रेड से जो ऊपर है, रेड मतलब रक्त, रक्त का रंग लाल होता है। रेड से जो ऊपर है इसको अब रक्त, और वायलेट से, बैगनी से जो नीचा है इसको परावैगनी कहते हैं। रेड से जो ऊपर है उसको अवरक्त, और बैगनी से जो नीचा है इसको क्या बोलते हैं? पराबैगनी। तो बोलता है ना, पराबैगनी किरण सबसे ज्यादा स्पीड में आती है। पराबैगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे, बहुत स्पीड में आती है, बहुत स्पीड में आती है। तो अब देखो, सबसे ज्यादा स्पीड कौन रंग का? वायलेट का। तो इसी का चचेरा भाई है पराबैगनी। इसी का चचेरा भाई क्या है? पराबैगनी है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका हो जाएगा? वायलेट का। अरे सबसे ज्यादा स्पीड इसका हुआ, तभी ना जाते जाते ही झुक गया है। और पूछेगा सबसे ज्यादा झुकाव कौन रंग का होता है? वायलेट का। लिखो, लिखो पहले पॉइंट देके लिखो। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव वायलेट, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है। इमेज को छाप लिया ना जी? इमेज को छापने के बाद ये सब लिखना है। सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है। अगला एक और पॉइंट लिखो। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य
लाल, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। अब देख, तरंग दैर्ध्य मतलब डेग का लंबाई, लंबा लंबा। अब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। इसका मतलब डेग सबसे लंबा किसका होगा? तो लाल का। दो डेग सबसे लंबा किसका? तरंग दैर्ध्य मतलब डेग सबसे ज्यादा बड़का डेग किसका होगा? लाल का। लेकिन इसका स्पीड कम है। डेग भले ही बड़का है लेकिन आराम से जा रहा। ऐसे करके कितना बड़का डेग मारा है। डेग भले ही बड़का है लेकिन स्पीड कम है। लेकिन बैगनी का डेग छोटे छोटे मारेगा लेकिन खूब फास्ट भागता है। बैगनी डेग ऐसे ऐसे करके मारेगा लेकिन खूब फास्ट भागता है। लेकिन लाल का डेग बड़ा, डेग तरंग दैर्ध्य डेग बड़ो रहेगा लेकिन आराम से जाएगा। जेबन करेंगे, जाएगा, फिर चाय पिएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो लाल का डेग बड़ा है लेकिन स्पीड क्या है? कम है। ये जरूरी है जो आदमी का टंगड़ी बड़ा है वही ज्यादा स्पीड से चल सकता है। हो सकता है वो आदमी का टंगड़ी बड़ा है तो वो आराम आराम से मक्खर के जैसा चलता होगा, खैनी उनी खा के। और जो आदमी उसके बगल में वो बच्चा है उसको चिढ़ा के, उसका गमछी खींच के वो स्पीड में भाग गया, उसको नहीं पकड़ पाता है। इसका डेग का लंबाई ज्यादा है फिर भी इसका समझ जाओ क्या आगे होगा? मोटा तगड़ा आवारा रहता है, साला ऐसे करके चलता है। उसका डेग का लंबाई ज्यादा है लेकिन वो बच्चा से नहीं जीतता है। काहे? तो उसका स्पीड ज्यादा नहीं होता है। साला बच्चा उसका गमछी खींच के फुर से उड़ जाता है। समझ में आ रहा हो? चल पहले इसको छाप। अगला लिखो। अब कुछ जो है हम इधर रंग देते हैं, अब बगल में उसका तरंग दैर्ध्य लिखते हैं। रंग को हिंदी में, इंग्लिश में कलर या इसी को रंग या इसी को वर्ण बोलते हैं। इधर लिखते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। लिखते जाओ वेवलेंथ। सबसे पहले ऐसा बनाओ, सबसे पहले ऐसा बनाओ, सब ऐसा बनाओ। सबसे पहले सब जैसा है वैसा बनाओ, सब जैसा है वैसा बनाओ सब। अब वेवलेंथ जो है ये है नैनोमीटर में। वेवलेंथ जो है एगो और बना देते हैं, ये है नैनोमीटर। और 1 nm, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितने होता है? बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है 400 nm से 440 nm। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 400 nm से 440 nm। इंडिगो, जामुनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, ये होता है 440 से 460, 440 nm से 460 nm के बीच। जामुनी का 440 से 460। उसके बाद जामुनी के बाद वी मतलब ब्लू मतलब नीला ब्लू। अब इसका होता है 460 nm से
500 nm तक, 460 nm से 500 nm तक, 460 nm से 500 nm तक। इसके बाद होता है हरा, ग्रीन। ग्रीन का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 500 nm नैनोमीटर से 570 nm के बीच। ग्रीन रंग का कितना होता है? 500 nm से 570 nm के बीच। ग्रीन के बाद बोलो, ग्रीन के बाद कौन कलर? ग्रीन के बाद आएगा पीला। पीला को अंग्रेजी में बोलते हैं येलो। येलो का कितना होता है? येलो का 570 से 590, 570 nm से 590 nm के बीच होता है। येलो का 570 nm से 590 का बीच होता है। नारंगी, उसके बाद क्या आता है? नारंगी। ऐसा बताओ, नारंगी को इंग्लिश में कौन सी बोलते हैं? ऑरेंज। नारंगी को बोलते हैं ऑरेंज। ऑरेंज का होता है 590 से 590 nm से 620 nm के बीच। 590 से 590 nm से 690 nm के बीच। और उसके बाद आता है लाल। लाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेड। रेड का होता है 620 nm से 700 nm के बीच। देखो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का। सबसे ज्यादा डेग का लंबाई ललका बहुते डेग मारता है और बैगनी वाला कम डेग मारता है। चलो लिखो, पहले इसको छापो। छाप लिया? लिखो, तरंग दैर्ध्य का मात्रक। तरंग दैर्ध्य का मात्रक, अगला पॉइंट देखे। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम, ANGSTRUM। एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम, पोस्ट में ए, ऐसा ए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम, पोस्ट में ए होता है। दिखाई दे रहा है जी? एंगस्ट्रम, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम, कोष्ठ में ए पर पावर 0 बोल सकते हैं। आप देखो, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पर पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। याद कर लेना, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो इसको वीडियो को रोक के लिख लेना, हम इसको मिटाते हैं। अगला लिखो, अगला लिखो। अगर इसके बाद पहले ये 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर। वीडियो को रोक लेना, इस सबको छाप लेना। उसके बाद इसके नीचे से लिखना, इसके नीचे से लिखना। साला एगो मिटाने वाला लेबर को रख लेते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तुम लोग में कोई लेबर ओवर है कि मिटाने वाला? बोलो, होगा तो संपर्क करना हमसे। चलो शुरू करते हैं। चलो अगला लिखो। लिखो, वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष
बनता है। वर्ण विक्षेपण के कारण कौन सी बनता है? इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष क्या होता है? लिखो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इसको रेनबो बोलते हैं। तो इंद्रधनुष का परिभाषा लिखो। इसको इंद्रधनुष या अंग्रेजी में अगर रेनबो बोलते हैं, लिखो वर्षा होने पर, वर्षा होने पर, वर्षा होने पर जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने पर जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने पर जब सूर्य चमकता है तो सूर्य के तरफ पीठ करके, तो सूर्य के तरफ पीठ करके, पीठ मतलब ई, तो सूर्य के तरफ पीठ करके आसमान में दिखाई देने वाला, सूर्य के तरफ पीठ करके आसमान में दिखाई देने वाला 7 रंगों की, आसमान में दिखाई देने वाला 7 रंगों की, 7 रंगों की रंगीन पट्टी को, 7 रंगों की रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। अब देख, वर्षा वर्षा जो होता है तो सूरज के तरफ पीठ करके आसमान में दिखता है 7 रंग वाला एगो लगा है। बचपन में हम उसको पंचोखा बोलते थे। हम सोचते थे कि साला पानी उनी को सोख साख लेता होगा। ये पानी ई अगर जो आता है ना तो वर्षा नहीं होता है, तब ऐसा कोई बात नहीं होता है। ये अर्धवृत्ताकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार। और इसको देखने के लिए अगर जो सूर्य जिधर है उधर हम लोग पीठ करेंगे। मान लो सूर्य पूरब में है तो पूरब में हम लोग पीठ करेंगे तब ही दिखेगा। अगर जो सूर्य दक्षिण में है तो दक्षिण में पीठ करेंगे तब ये दिखेगा। इंद्रधनुष कैसे दिखता है? इंद्रधनुष देखने के लिए हमारा पीठ सूरज के और होना चाहिए। इन्हें हम अपना सूरज के और अपना मुंह कर देंगे, इंद्रधनुष देख देख, इंद्रधनुष देख, दिखाई कहाँ देता है? दिखाई कहाँ देता है? अरे देख गधा, सूरज की तरफ पीठ करो, सूरज की तरफ पीठ करो तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष देखने के लिए सूरज की तरफ पीठ करना पड़ता है। अब इंद्रधनुष कैसे होता है? ऐसे 2 3 4 5 6 7 गो घर होल है। 1 2 3 4 5 6 एगो और बना दे 7 गो। अब देखो, ऐसा दिखाई पड़ने वाला एगो रंगीन पट्टी इस टाइप का एगो रंगीन पट्टी दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। इसी को इंद्रधनुष बोलते हैं। चलो, अब इंद्रधनुष में सबसे बाहर जो होता है, सबसे बाहर का कलर ये होता है लाल। सबसे बाहर क्या होता है? लाल। और सबसे नीचे क्या होता है? जी बैगनी। सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। बैगनी बे, आई क्या होगा? जामुनी। ये हो जाएगा जामुनी। VIV। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है ब्लू। ब्लू मतलब नीला। VIV। जी मतलब क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। ग्रीन मतलब हरा। VIVG। ये क्या हो जाएगा? Y मतलब येलो। येलो मतलब पीला। VIGVYO। ये क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी। अब इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन रंग दिखता है? तो लाल दिखता है। सबसे अंदर कौन रंग दिखता है? तो बैगनी दिखता है। सबसे अंदर में कौन रंग दिखता है? बैगनी। और सबसे बाहर में कौन रंग दिखता है? लाल। जल्दी इसको छापो, जल्दी इसको छापो, फटाफट छापो इसको। फटाफट छाप लिया? अब छापो इसको। छाप लिया? छाप लिया? चलो आगे देखते हैं।
अगला लिखो, कलर लिखो। कलर, कलर का हिंदी रंग होता है। कलर का हिंदी रंग होता है। दो प्रकार का रंग होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग। दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग। प्राइमरी कलर किसको किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी कलर बोलते हैं रेड, लाल। और बताओ प्राइमरी कलर ककरा बोलते हैं? उसके बाद होता है ग्रीन, हरा। उसके बाद ग्रीन के बाद, हाँ सही बोल रहा है, ब्लू, BLUE, ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग ककरा कहते हैं? लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। उसके बाद में द्वितीयक रंग में आओ। द्वितीयक रंग में लिखो, द्वितीयक रंग में लिखो येलो मतलब पीला। येलो मतलब पीला। येलो, मेजेंटा। येलो मतलब पीला, मेजेंटा और सियान। पीला, मेजेंटा और सियान। पीकॉक। पीला, मेजेंटा और सियान। पीला, मेजेंटा और सियान को द्वितीयक कलर कहते हैं। को द्वितीयक रंग कहते हैं। को द्वितीयक रंग कहते हैं। अब देखो, कौन रंग से कौन रंग बनेगा? सबसे पहले कौन रंग से कौन रंग बनेगा, ये अभी हम तुमको सिखाएंगे और 1 मिनट में तुम लोग सीख जाएगा। कौन रंग से कौन रंग बनेगा? सबसे क्या गो रंग होता है? 6 गो। 3 गो प्राइमरी, 3 गो सेकेंडरी। तो 6 गो रंग। सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लेना। एगो त्रिभुज बना लेना और त्रिभुज पे सर पे मत मारना, मर जाएगा। सर से थोड़ा नीचे मारना, सर से थोड़ा नीचे, बीच में मारना और बोलना मरिए जा सब, मरिए जा सब, मरिए जा सब, सब मर जू, मरिए जा सब, सब मरिए जा, कोई नहीं बचू, सब मरिए जा। M मतलब मेजेंटा, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, Z मतलब ग्रीन, C मतलब सियान, B मतलब ब्लू, मेजेंटा। ये तो समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। अब देखो, अगर जो मर जाएगा तो उजला कफन लेके, समझना बढ़िया से, मर जाएगा तो उजला कफन लेके तिरछा बांध देंगे। उजला कफन लेके तिरछा बांध देंगे। इसको थोड़ा और बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं इसको। सबसे पहले ये है, ये इसमें कौन रंग मिलके कौन रंग बनेगा? मर ये जा सब हो जाएगा। और जब मर जाएगा तो उजला कफन लेके तिरछा बांध देंगे। उजला कफन लेके तिरछा बांध देंगे। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है तुमको हम समझाते हैं। कहने का मतलब है, ब्लू में अगर जो रेड मिलाएंगे तो कौन कलर बनेगा? सही बोला, मेजेंटा। ब्लू में अगर जो रेड मिलाएंगे तो कौन कलर बनेगा? मेजेंटा। ब्लू और ग्रीन कौन कलर बनेगा? ब्लू और ग्रीन कौन कलर बनेगा? सियान। ब्लू और ग्रीन कौन कलर बनेगा? सियान।
रेड और ग्रीन कौन कलर बनेगा? येलो। रेड और ग्रीन कौन कलर बनेगा? येलो। रेड ग्रीन कौन कलर बनेगा? येलो। चलो आप बताओ, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में बताओ, ब्लू प्लस ग्रीन बराबर कौन? जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ। ब्लू प्लस ग्रीन जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सही बोल रहा है, CYAN, सियान हो जाएगा। ब्लू प्लस ग्रीन क्या हो जाएगा? सियान। आप बताओ, ब्लू प्लस येलो क्या बनाएगा? व्हाइट। ब्लू प्लस येलो क्या बनाएगा? व्हाइट। ब्लू प्लस येलो क्या बनाएगा? व्हाइट। मेजेंटा प्लस सियान क्या मेजेंटा प्लस ग्रीन क्या बनाएगा? व्हाइट। मेजेंटा प्लस ग्रीन क्या बनाएगा? व्हाइट। रेड प्लस सियान क्या बनाएगा? व्हाइट। रेड प्लस सियान क्या बनाएगा? व्हाइट। अब चलो उम्मीद, अब बताओ, मेजेंटा प्लस ग्रीन कौन कलर बनाएगा? मेजेंटा प्लस ग्रीन व्हाइट। मेजेंटा प्लस ग्रीन व्हाइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा जी? व्हाइट बनाएगा। अगला बताओ, ग्रीन प्लस ब्लू कौन? सियान। ग्रीन प्लस ब्लू सियान। अब बताओ, रेड प्लस ग्रीन कौन बनाएगा? येलो। रेड प्लस ग्रीन कौन बनाएगा? येलो। चलो ठीक है, अच्छा जवाब दे रहा है तू लोग। अगला बताओ, रेड प्लस ब्लू प्लस मेजेंटा, बताओ कौन कलर बनेगा? रेड प्लस ब्लू प्लस मेजेंटा। रेड प्लस ब्लू प्लस मेजेंटा कौन कलर बनेगा? उड़ गया? हाँ उड़ गया लगता है। देखो, रेड प्लस ब्लू कौन कलर बनेगा? रेड ब्लू मेजेंटा। अब मेजेंटा प्लस मेजेंटा, 2 मेजेंटा होगा क्या? मेजेंटा प्लस मेजेंटा रंग में मेजेंटे रंग मिलाएंगे तो मेजेंटे रंग बनेगा। अब यहाँ पे ब्लू, रेड प्लस ग्रीन प्लस येलो कौन कलर बनाएगा? तो रेड प्लस ग्रीन कौन बन जाएगा? येलो। पीला और प्लस पीला में पीला रंग मिलाएंगे तो दुपीला बनेगा क्या? पीले बनेगा। पीला में पीला मिलाएंगे तो दुपीला बनेगा। इसी के साथ तुम्हारा मानव नेत्र तथा इसका रंग बिरंगा संसार चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।